जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कैलकुलस का सेकंड लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और यह है एरिया अंडर कर्व। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक 11th से भी रिलेटेड है। इसमें 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा और साथ साथ 12th का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जिन लोगों को 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपको 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक जो है वो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, फिर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन, मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। ये सारे टॉपिक जो है तो उनका जो बेसिक है, क्या क्या इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या क्या इक्वेशन होता है, सर्कल में क्या क्या इक्वेशन होता है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यदि बात करेंगे कि इस चैप्टर का नाम तो एरिया अंडर कर्व, या कहीं पर आप ऐसे भी देख सकते हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो खैर वही बात हुई। अब इसमें यदि बात किया जाए तो क्या मतलब टोटल टॉपिक्स हैं, ये ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो टॉपिक की बात करें तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये हम लोग का मेन टॉपिक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो कर्व होगा उसके द्वारा, देन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस, जो उसको ऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे। देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 8 है। तो इस पूरे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। मतलब आपको कोई कर्व दिया रहेगा, सपोज ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाएगा, और एक हमको 2 वर्टिकल लाइन जिसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ये एरिया हमसे पूछा जाएगा। फिर हमसे पूछा जाएगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो सपोज ये कोई कर्व इस तरह से गया है, लेट दिस इज द कर्व, और ये वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, तो ये निकालने के लिए बोला जा सकता है। और क्या बोला जा सकता है, तो ये कुछ इस तरीके से, सपोज 2 कर्व हैं हमारे पास, एक ऐसे है और एक ऐसे हो, और ये इस तरह से, इस दोनों के बीच का क्या एरिया हुआ और कैसे निकालेंगे, तो ये सब मतलब टॉपिक है और यही पढ़ना है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइंस, तो ये वाला टॉपिक हो गया। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड एरिया बिटवीन द कर्व, ये तीसरा टॉपिक हो गया। इन्हीं 3 टॉपिक को मिला करके हम लोग का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 19th सेंचुरी में एक हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बर्नार्ड रीमन, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो मतलब ये पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एरिया से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने दिया था। तो यदि बात करें टॉपिक की, तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है जिसमें आप देख रहे हैं एक कर्व दिया हुआ है और ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कनेक्टेड है। एक्स एक्सिस और ये 2 वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं, एक एस पी है और एक क्यू आर है, आर क्यू। अब यहाँ पर हमसे ये बोला जाएगा कि इस पूरे कर्व के बीच में एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द वर्टिकल लाइन, दीज 2 वर्टिकल लाइंस, जिसको आप ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ ये जो टोटल एरिया बना है, ये टोटल एरिया क्या हुआ। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाना है ये ज़रा समझिए। इसमें आपको एक छोटा सा एक पार्टिकल, स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर करना है। तो जैसे यदि ये पार्टिकल मैंने कंसीडर किया तो इसका 2 डायमेंशन है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है, बट इसको ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की तरह ही लेंगे। तो रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होना चाहिए, एक लेंथ होना चाहिए, एक ब्रेथ होना चाहिए। चलिए ये साइड लॉन्गेस्ट है तो इसको लेंथ बोल दिया, और ये ब्रेथ है, विड्थ है। तो यहाँ पर लेंथ में y हो गया और विड्थ जो है इसका चेंज होगा। अभी यहाँ dx है, ये विड्थ यहाँ से ऐसे यदि हम देखा जाए तो इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेगा। मतलब इन सारे पार्टिकल का
सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और सबको यदि हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। खैर, तो यही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर y दिया हुआ है और ये dx दिया हुआ है, तो छोटा सा पार्टिकल, वो जो छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, उसका एरिया क्या होगा, तो dA होगा, और ये क्या होगा, तो y इंटू dx। लेकिन जब हमको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है तो y एरिया इज इक्वल टू, ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा y dx, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर x a है और यहाँ पर x b है, तो ये हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b। कहने का मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो हो गया, रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोग का हो गया, वो हो गया y dx एंड दिस इज लिमिट a टू b। याद रखिएगा कि ये जो y है ये आपको कोई x का फंक्शन है, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो x के टर्म में यहाँ रखना है, फिर a से b एंड दिस इज dx। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये डेफिनेट इंटीग्रल है। फिर यहाँ से आसानी से जो भी इसका एरिया होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा। अब यदि बात किया जाए नेक्स्ट इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अभी चूंकि आप देखे हैं कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर था, ठीक है, ऐसा भी कभी आपको केसेज मिलेंगे कि जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह का कुछ सिचुएशन हो। तो यदि इस तरह का सिचुएशन है तो क्या करेंगे, मतलब एरिया बिलो एक्स एक्सिस, यदि एरिया बिलो एक्स एक्सिस हो तो हम लोग इसका जो वैल्यू आएगा मतलब वो निगेटिव में आएगा, तो एरिया निगेटिव होगा नहीं, तो हम लोग y dx लिखना है। जो काम पहले कर रहे थे वो सारे काम होगा और इसमें मॉड लगा देना है। मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू निकालेंगे तो वो निगेटिव में आएगा, आपको उसमें क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही कर्व मतलब आपको इस तरह से दिया हो कि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बना रहा होगा, तो भाई यहाँ का जो एरिया आएगा अबव एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव में होगा। लेट दिस इज a1 एंड दिस इज a2, तो ये आपको अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये वाला जो इंटीग्रेशन आएगा वो निगेटिव होगा, तो उसको फिर हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर a1 माने हैं तो हम भी इसको a1 और इसको a2, तो इस वाले एरिया में क्या कर देना है, a1 में मॉड लगा देना है एंड देन दिस इज a2। अब इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो ये सारे क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको आएगा भी एग्जाम में, मतलब नॉट सेम क्वेश्चन आएंगे बट इसी पैटर्न पे आएगा और मतलब लॉजिक तो वही रहेगा। तो एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन है। अब यदि इसमें क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पूरी कॉन्सेप्ट जो पिछला कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पर जिसका ज़रूरत है हो सकता है वो भूल गए होंगे। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जिन बातों की ज़रूरत है, जो मतलब इक्वेशन है जिसका ज़रूरत पड़ेगा अभी हम लोग को, तो वो हम चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्कस कर दे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ रहा है हमको ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ का है, तो यहाँ यदि बात किया जाए रिक्वायरमेंट की, दिस इज द रिक्वायरमेंट। यदि रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक्स है ना, रिक्वायरमेंट। तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आप ये पढ़े भी होंगे। तो भाई इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाला है स्ट्रेट लाइन, देन आपको ज़रूरत पड़ेगा सर्कल, ओके। नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ने वाला है कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में आपने 3 टॉपिक पढ़ा था, पैराबोला यदि याद होगा तो पैराबोला, देन सेकेंड वाज इलिप्स एंड द नेक्स्ट वन हाइपरबोला। तो यहाँ पर हाइपरबोला से क्वेश्चन नहीं है बल्कि पैराबोला एंड इलिप्स का है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए और इन सब का बेसिक पता होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं पर परेशानी नहीं हो। अब यदि स्ट्रेट लाइन की बात हो तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशन था उसको याद रखिए।
जैसे आप पढ़े होंगे पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आप जानते हैं। दूसरा आप पढ़े होंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आप पढ़े होंगे एक 2 पॉइंट फॉर्म, तो उसका ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाला है। 2 पॉइंट फॉर्म ये आपको ज़रूरत पड़ेगा x माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू। फोर्थ आप जानते होंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। मतलब चूँकि लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक ये ज़रूरत पड़ेगा और एक ये दोनों का उतना ज़रूरत नहीं है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब समझिएगा ये दो टॉपिक हमको ज़रूरत पड़ने वाला है, एक ये। अब यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एम एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप यहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब यदि c पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, ये कब लेंगे, जब c ग्रेटर देन 0 हो और m इसका जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, तो m इसका पॉजिटिव है। दूसरी बात ऐसे भी हो सकता है, ये तब लेना है जब c ग्रेटर देन 0 हो लेकिन स्लोप निगेटिव हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि लाइन इस तरीके से जाए, ये तब लेंगे जब c लेस देन 0 हो और स्लोप इसका निगेटिव हो, m लेस देन 0। और ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से, यदि c लेस देन 0 हो और m ग्रेटर देन 0 हो, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए स्ट्रेट लाइन। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन में एक और चीज़ जो बहुत काम आता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, लेट से इट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है ये है y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की बात किया जाए तो ये रहेगा आपको x इक्वल टू 0। आप समझिए इस बात को, यदि कहीं पर y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लाइन हुआ, मतलब x एक्सिस, और कहीं पर x 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ये पूरा लाइन y एक्सिस। दूसरी बात, यदि कहीं पर x इक्वल टू a रहे, तो इसका मतलब होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई अब ये पॉजिटिव है तो प्लस साइड रहेगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइड। यदि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 2 है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट आपको इस तरीके से जाना है और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, तो ये हो गया x इक्वल टू 2 जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यदि यहाँ पर ऐसा होता है x इक्वल टू -2, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता और ये भी y एक्सिस के पैरेलल होता, लेकिन निगेटिव साइड में 1 यूनिट 2 यूनिट निगेटिव साइड में जाना है, और ये लाइन का इक्वेशन जो आया दिस इज x इक्वल टू -2, इसको आप ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑर्डिनेट। यहीं पर यदि ऐसा होता y इक्वल टू कोई नंबर है, जैसे y इक्वल टू +2, तो इसका मतलब हुआ दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन कौन से स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब पॉजिटिव है तो ऊपर होगा और निगेटिव है तो बिलो द x एक्सिस। तो कहने का मतलब अभी y इक्वल टू 2 है तो 2 यूनिट ऊपर जाना है, और ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये y इक्वल टू 2 आएगा। यदि यहाँ पर y इक्वल टू -2 होता तो बिलो x एक्सिस
और यहाँ पर आ जाता y इक्वल टू -2, और ये पास किस पॉइंट से कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2, मतलब 0, -2। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये सब क्या है। दूसरी बात, एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है कि y इक्वल टू सीधा आपको रहेगा इस तरीके से, y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 3x या y इक्वल टू -2x, इस तरीके से। तो आप ज़रा समझिए, y इक्वल टू mx प्लस c, भाई ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यदि c का वैल्यू 0 हो गया, इफ़ c इक्वल टू 0, इफ़ c इक्वल टू 0, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, और यदि y इंटरसेप्ट 0 हो गया तो ये ओरिजिन से पास करेगा। तो इस तरीके से यदि c 0 हो गया तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा। और y इक्वल टू एम एक्स वाली जो लाइन है ये पासेज थ्रू ओरिजिन, पासेज थ्रू ओरिजिन। अब डिपेंड करता है कि m क्या है, m पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यदि पॉजिटिव होगा तो ये इस तरीके से जाएगा, यदि पॉजिटिव है तो इस तरीके से जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा, ये m इक्वल टू ग्रेटर देन 0। और यदि m निगेटिव है तो इस तरीके से जाएगा, इफ स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निगेटिव, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि स्लोप पॉजिटिव है तो इधर से पास करना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड से? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये फर्स्ट स्लोप पॉजिटिव है तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल बनना चाहिए, और यदि m निगेटिव है तो स्लोप जो है निगेटिव हो गया। स्लोप निगेटिव है तो ये पूरा एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बन रहा है। और ऐसा तभी होगा जब वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपको कोई पूछे कि y इक्वल टू 2x का लाइन कैसे बनेगा, तो आपको 1 सेकंड का भी डिले नहीं होना चाहिए और तुरंत बन जाना चाहिए कि लो भैया ये y इक्वल टू 2x है। क्यों? क्योंकि c 0 है और m का वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट एंड थर्ड से पास करेगा। यदि आपसे कोई यहीं पर पूछ देता कि नहीं y इक्वल टू -3x का बना के दिखाओ, तो भाई सीधा बोलेंगे c 0 है, c 0 है, ओरिजिन से पास करेगा और m का वैल्यू निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। बिलीव करिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने अभी भी, चूँकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो 11th का कॉन्सेप्ट भूल गया है और इसको सोचने में उसको 4 से 5 मिनट लग जाता है। इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं हो, आपसे रिक्वेस्ट है एंड सजेशन है कि आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कमांड कर लीजिए। तो ये बात हो गई कि स्ट्रेट लाइन इतने आएंगे, फिर बीच में यदि कुछ आता है तो हम वहाँ पर बता देंगे आपको। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सर्कल। अब सर्कल तो ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो यहाँ काम की बात है, जो जितना हम उस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले सर्कल का यदि बेसिक इक्वेशन देखा जाए तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यदि किसी भी सर्कल का इक्वेशन आता है तो उसमें दो चीज़ होना चाहिए, एक उसका सेंटर पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए। तो यदि उसका सेंटर, इफ़ सेंटर दिया हो, इफ़ सेंटर h, k हो, यदि किसी भी सर्कल का सेंटर h, k हो एंड रेडियस r हो, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा वो ज़रा समझिए। देन इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इतना डिस्कशन वो 11th में होगा, यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भैया हम ये बता रहे हैं कि जो काम का चीज़ है उसको आप समझिए, बाद में क्या भी डिलीट करिए, ठीक है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ज़रा समझिए, फॉर एग्जांपल यदि आपको ऐसा दिया हो कि सेंटर भैया है x माइनस, सेंटर आपको दे दिया मतलब x, y, सेंटर यहाँ पर आपको मिल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k सपोज मैंने दे दिया 3, 4 एंड रेडियस दे दिया मैंने 5। तो सोचिए क्या बनेगा इक्वेशन। तो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। याद रखिएगा।
भाई ये है तो ये लिख लिए, तो कभी यही रहेगा तो आपको ये बोल देना है, मतलब आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा और आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो x-3 यहाँ से तुरंत समझ जाना है कि x-h y-k, h के जगह 3, k के जगह 4, रेडियस के जगह 5 हो गया। ये हो गया बहुत ही मतलब बेसिक इक्वेशन इसका। अब इसमें ज़रा आइए, इफ सेंटर इसका जीरो हो गया, सपोज सेंटर ओरिजिन हो गया, तो क्या होने वाला है? तो भाई h कॉमा के यहाँ पर जीरो हो गया, h भी जीरो और k भी जीरो, तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एंड दिस इज रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, अब कोई कहा अभी कितना, अभी रोज़ प्रॉब्लम हो रहा है, चूँकि अभी यही चल रहा है, यही टॉपिक ही चल रहा है हर बैच में, किसी में ये, किसी में मतलब डेफिनेट इंटीग्रल मतलब ऑलमोस्ट एरिया अंडर कर्व कितने सारे बैचों में चल रहा है। तो जैसे ही इक्वेशन आता है तो कोई पैराबोला बोल देगा, कोई इलिप्स बोल देगा, कोई कहता है कैसे समझे, और कोई तो गजब के टैलेंटेड होते हैं, कोई मतलब बोलेंगे कि ये मतलब स्ट्रेट लाइन है। ये किस एंगल से आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है भैया? जैसे ही पावर 2 हुआ तो किसी भी एंगल से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये तो सीधा क्लियर है। स्ट्रेट लाइन, लाइन मतलब लीनियर, और लीनियर होने के लिए डिग्री 1 होना चाहिए। तो ये इसमें इतना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बोल देंगे, ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं है, बाकी का उधर बोलिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोलेंगे कम से कम, इतना बड़ा मतलब इलीगल वर्क, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, बाकी का उधर गलती हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये आपको जैसे यदि हम एग्जांपल दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये सर्कल है, और ये सर्कल है, फिर उसका सेंटर क्या है, तो 0 0 है, 0 0 है, फिर उसका रेडियस क्या है, तो रेडियस 5 का स्क्वायर, तो रेडियस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर की जगह हो गया 5, तो रेडियस 5 यूनिट, और इसको आपका ग्राफ, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रेडियस हो गया आर इक्वल टू 5, ये 0 0 ये हो गया, मतलब अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो 5,0 पे कट करेगा, 0,5 पे कट करेगा, -5,0 पे कट करेगा, एंड दिस इज 0,-5। अब जब हम ये बनाते हैं तो बच्चे लोग कहेंगे आप कैसे से बना लिए, कैसे ये 5 आ गया, कहाँ से आपको पता चल गया, कहाँ दिख गया? तो ये सब आपको भी दिखना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि यदि सेंटर और रेडियस, सेंटर h कॉमा k हो तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, और रेडियस 5 हो, मतलब रेडियस r हो, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जरा समझिए, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आता है जिसमें मतलब कुछ भी सेंटर और रेडियस मतलब हो सकता है ओरिजिन के अलावा। तो हम आते हैं नेक्स्ट पर, आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये आपको याद भी रखना है, 11th क्लास में पढ़ना भी था। इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि आपको याद है तो एक बार बोल दीजिए फटाफट, नहीं तो कमेंट में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन है। और इसका सेंटर जो होता है, इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g-f हो गया, एंड दिस इज रेडियस, ये होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। चलिए इस पर एक एग्जांपल हम लोग कर लेंगे, एक एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20y प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने ये मतलब लिया। अब हमको बताना है कि क्या सेंटर है और क्या रेडियस है, व्हाट विल बी द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस, ये दो चीज़ हम लोग को निकालना है। तो भाई इसको आपको कंपेयर कर देना है इस इक्वेशन से, तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए क्या है 2g, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 10, तो 2g का वैल्यू क्या होगा 10, 2g इक्वल टू 10, तो भैया g इक्वल टू क्या हुआ 5। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2f है और यहाँ पर -20 है, तो 2f इक्वल टू -20 हुआ, तो f इक्वल टू -10 हुआ, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 आ गया। अब हमको निकालना है सेंटर एंड रेडियस,
तो सेंटर हो जाएगा अपन लोग का, सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। तो भैया माइनस जी तो है 5, माइनस लगाएंगे तो -5, माइनस एफ, माइनस ऑलरेडी है और फिर से माइनस लगेगा तो ये +10 बन जाएगा। अब हमको चाहिए रेडियस, जो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका रूट। तो जी हमारे पास 5 आया है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, एफ जो आया है वो -10 है तो इस पूरे का स्क्वायर -1। यहाँ से देखिए क्या आने वाला है, 25 + 100 और ये हो जाएगा -1, ये 125 - 1 तो ये 124 का स्क्वायर रूट, यही आपका रेडियस है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, या इक्वेशन आपको दिया हो तो सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए, प्लस में उसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें मेनली तो ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है वो है पैराबोला। तो आइए हम लोग कोनिक सेक्शन की बात हो रही है, तो कोनिक सेक्शन में जो पहला टॉपिक है वो है पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या है भैया, पैराबोला इसमें 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये 4 क्या क्या है वो यदि आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए, या नहीं तो यहाँ देख लीजिए। राइट हैंडेड पैराबोला, देन लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देन अपवर्ड पैराबोला, और नेक्स्ट है आपको डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 तरह के पैराबोला है भैया। अब इसमें राइट हैंडेड पैराबोला क्या है वो ज़रा देख लीजिए। तो y² = 4x, ये है आपका y² = -4x, ये है आपका x² = 4ay, एंड डाउनवर्ड में हो जाएगा आपका x² = -4ay। अब इसका ग्राफ भी स्केच करने आना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ हो गया इस तरीके से, राइट हैंडेड पैराबोला का ये ग्राफ होगा, y² = 4x। एक चीज़ समझिएगा, जिस तरीके से सर्कल में कोई भी सर्कल होता है तो उसका सेंटर और रेडियस होता है, सेंटर और रेडियस दोनों फिक्स होता है, हर एक सर्कल का अपना अपना सेंटर एंड रेडियस होता है। उसी तरह से जितने भी पैराबोला है सारे पैराबोला के लिए उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको बताया ये टर्म आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, 11th क्लास में था, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आपको बस इतना बता दे रहे हैं कि जितने भी पैराबोला है तो उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स है, आपको फोकस पता होना चाहिए। और एक चीज़ और कि जितने भी पैराबोला है उसका लेटस रेक्टम, ठीक है ना, तो हम आपको बता देते हैं, आप समझिए। यहाँ पर इसका जो फोकस होगा, फोकस को S से डिनोट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला के लिए भैया फोकस a,0 होगा और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा x = -a होगा। अभी डायरेक्ट्रिक्स का जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि है तो मैंने बोल दिया। दूसरी बात आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो ज़रा समझिएगा। इसका एक लेटस रेक्टम पूछता है LR। तो लेटस रेक्टम जो होता है ये एक कॉर्ड होता है, और वो कौन सा कॉर्ड होता है वो ज़रा समझिए। ये कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो पैराबोला को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो अभी इत्तेफाक से ये x एक्सिस है, तो ये ठीक है x एक्सिस बोलेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा x एक्सिस होगा, पैराबोला कहीं और होगा तो x एक्सिस थोड़ी ना होगा। तो हम बात करें एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो होता है वो एक ऐसा लाइन जो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड कर दे, आप उसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। खैर, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये इसको आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। समझना है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने बोला कि लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम इज द कॉर्ड, लेटस रेक्टम इज द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो भाई ये बोलना चाह रहा है कि ये ऐसे करके, क्योंकि इक्वेशन में जब आपको आएगा क्वेश्चन में तो वहाँ पर ये लिख देता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला बाउंडेड बाय द रीजन पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। तब वहाँ पर सोचिएगा कि वो सॉफ्टवेयर आपका गोल गोल घूमेगा फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पर LR लेटस रेक्टम जानना जरूरी है कि भाई ये एक ऐसा लाइन जो आपको फोकस से पास करता है।
यदि लेटस रेक्टम की बात हो रही है तो वहाँ पर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या वो दो बात? तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट और उसका लेंथ। तो भाई एंड पॉइंट क्या होगा, तो ये आप अभी हम निकालेंगे नहीं, हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं। A,0 होता है, सॉरी A,2A होगा, जैसे A,2A, और दूसरा एंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो होगा A,-2A। समझिएगा, लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट जरूरत पड़ेगा, तो ये A,2A और दूसरा होगा A,-2A। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ LR, लेंथ, इसका यदि लेंथ हमसे पूछे, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हो जाएगा भैया ऊपर 2A यूनिट और नीचे 2A -2A। तो लोग सोचेगा 2A और -2A कट के 0। अरे भाई साहब, ऊपर मान लीजिए 5 मीटर और नीचे 5 मीटर हो, तो 5 + 5 मिलके 10 होगा कि कट जाएगा? तो 2A एंड 2 मतलब काटेंगे नहीं, बल्कि वो निगेटिव ये बता रहा है कि नीचे है बिलो द एक्स एक्सिस, वाई में निगेटिव, लेकिन लेंथ में तो मैग्नीट्यूड लेंगे। तो 2A एंड 2A तो बोलना है 4A। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि 2A और -2A कट के 0, तो ये नहीं करना है। तो लेंथ हो गया आपको 4A यूनिट। एक चीज़ समझ लीजिए, ये जितना भी पैराबोला है ना, सब में लेटस रेक्टम का लेंथ 4A होने वाला है, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है। कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन हो गया लेफ्ट मतलब राइट हैंडेड पैराबोला पे। चलिए अब हम आते हैं फटाफट लेफ्ट हैंडेड पर, सेकंड वाले पर हम लोग आते हैं। ये पहला था। नेक्स्ट की यदि बात किया जाए, सेकंड की बात किया जाए, तो भाई ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कुछ इस अंदाज में होगा, इस अंदाज से बनेगा कि ये लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर, और सब चीज़ वही रहेगा भैया। इधर A,0 है तो इधर होगा -A,0, और ऐसे करके इसका LR जाएगा। इसका इक्वेशन हो जाएगा, वहाँ था x = -A, तो इधर हो जाएगा x = A, और ये LR हो गया, तो इसका इक्वेशन होगा -A,2A, and this is -A, and the length of LR, लेंथ ऑफ LR जो होने वाला है वो 4A ही होने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए आइए हम नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड फॉर्म पे, अपवर्ड पैराबोला पे आता है। अपवर्ड पैराबोला क्या कहना चाह रहे हैं भैया? अपवर्ड पैराबोला में ऊपर की ओर पैराबोला बनेगा, तो ऊपर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जाएगा, और फिर वही बात, अब ये मत पूछिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि आप ये 11th में पढ़ना था, इस पर डिस्कशन करना, ऐसे ही ये बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, तो इस पर डिस्कशन करना सही नहीं रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका फोकस 0,A, और इसका देखिए वहाँ पर ये किसके पैरेलल आ गया? एक्स एक्सिस के, तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा y = -A। LR, यदि लेटस रेक्टम की बात किया जाए, तो इसका लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट होगा 2A,A, एंड दिस इज -2A,A, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा अपवर्ड, लेंथ तो वही 4A आएगा, अपवर्ड हो गया। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। तो यदि डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा, और इसका ये ऊपर जाएगा, y = ये हो जाएगा, इसका फोकस 0,-A होने वाला है, इसका लेटस रेक्टम ऐसे जाएगा, और ये 0,-A, इसका यदि कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो 2A, -A, एंड दिस इज -2A, -A। तो इस तरीके से हम लोग पैराबोला का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। आगे जा करके हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे जब आएगा उस समय क्वेश्चन। ये चूँकि फॉर्मल था, जो भी डेफिनेशन में था, तो वो मैंने बताया। आप पैराबोला से रिलेटेड जो जो टर्म यूज होगा वो हम आपके पास रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, इलिप्स। इलिप्स ज़रा एक बार ध्यान दे दीजिए। इलिप्स, इलिप्स में आपको इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको याद रख लेना। स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया आपका x² / A² + y² / B² = 1। अब यहाँ पर दो तरह का इलिप्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में जो इलिप्स होगा उसका फोकस एक्स एक्सिस पर होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड इलिप्स, समझिएगा। शॉर्ट में मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड इलिप्स, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होने के लिए A का वैल्यू ग्रेटर देन 0, A का वैल्यू ग्रेटर देन B, दिस इज B, A ग्रेटर देन B होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका जो फोकस होता है, तो चूंकि दो फोकस होता है तो उसका प्लूरल वर्ड होता है फोकाई, ऐसे लिखा जाता है स्पेलिंग। तो ये हो जाएगा +-AE, 0,
आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। यदि इक्वेशन की बात करें तो ये तो इक्वेशन हो गया। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंड पॉइंट है इसको वर्टिसेज बोलते हैं, a,0 एंड दिस इज -a,0। ये वाला होता है 0,b एंड दिस इज 0,-b। फोकस भैया ये होगा s और s', इसको हमने s मान लिया, इसको s' मान लिया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ae,0 और इधर हो जाएगा -ae,0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ लेटस रेक्टम था, यहाँ नहीं है। बिल्कुल है, यहाँ भी लेटस रेक्टम होगा। एलिप्स के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? यहाँ भी लेटस रेक्टम होगा, इसका लेटस रेक्टम, यहाँ तो बल्कि दो लेटस रेक्टम होगा। यहाँ पर जो इसका इक्वेशन आएगा तो AE, B² अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो ये हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये निकालने बैठेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तब तो ये कैलकुलस का ना होकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा, तो इसलिए अभी इसको नहीं बताएंगे। बस याद रखें AE, B²A और ये वाला हो जाएगा आपको AE, -B²A। इधर वाला जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट आएगा वो -AE, +B²A और यहाँ पर आ जाएगा -AE, -B²A। भैया जिस तरीके से वहाँ लेंथ निकालते थे तो क्या यहाँ लेंथ नहीं निकालेंगे? निकालेंगे भाई, क्यों नहीं निकालेंगे। 2BA² हो जाएगा, BA² ऊपर उतना ही नीचे, तो 2BA² हो गया। ये मैंने बता दिया। इधर वाला मतलब इधर वाला जो एक्सिस है इसको A और A' को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो छोटा B इसको B बोल दीजिए, इसको B' बोल दीजिए, तो इसको बोलता है माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटा, छोटा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइनर। स्मॉल भी बोलते हैं तो माइनर बोलते हैं, माइनर एक्सिस। इधर वाला मेजर एक्सिस, बड़ा एक्सिस। यदि बात किया जाए, यदि एक और इसका इलिप्स है तो उसको भी हम बता ही देते हैं। नेक्स्ट है आपको वर्टिकल स्टैंडर्ड इलिप्स। वर्टिकल स्टैंडर्ड इलिप्स इक्वेशन वही रहेगा, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, तो b का वैल्यू a से बड़ा होगा। फोकस इस बार y एक्सिस पर होगा, तो देखिए इसका पहले फिगर ही बना देते हैं हम डायरेक्ट। इसका फिगर कुछ इस अंदाज में बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये s होगा, ये s' होगा, ये लेटस रेक्टम होगा, इसका लेटस रेक्टम। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दिए कि पैराबोला में मैंने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बनाया था, क्या इधर बनाए डायरेक्ट्रिक्स? यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगा? जी हाँ, यहाँ भी होगा, बल्कि यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 नहीं 2 होगा। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जाएगा, ये x इक्वल टू a बाई ई, और इसका इधर वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू इधर जाएगा x इक्वल टू -a बाई ई। भाई यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम इलिप्स बता रहे हैं और उसी से रिलेटेड ये टर्म है, हमको लगा कि ये बता देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि यदि इलिप्स है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसका फोकस होता है, उसका लेटस रेक्टम, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। मोबाइल है तो कैसे आपको पता है मोबाइल में क्या है, सिम कार्ड है, उसका बैटरी है, वो बैटरी कितना में मतलब पावर का होना चाहिए, मतलब उसका पूरा पार्ट याद रहता है आपको। उसी तरह से इसका भी याद करिए। अब हमसे मोबाइल के बारे में पूछिए तो वो नहीं याद रहता है कि उसमें क्या क्या पार्ट है, वो हम बच्चे से पूछते हैं। खैर एनीवे, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसका भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। ये होगा y इक्वल टू b बाई ई, और पहले तो आप इसका फोकस देख लीजिए। फोकस ये s, ये हो जाएगा मतलब 0,BE, और इधर हो जाएगा s' 0,-BE। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हम बता रहे हैं। अब रही बात फोकस निकल गया। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होगा, तो वहाँ था AE, तो यहाँ हो जाएगा a² बाई b, BE है ना, और इधर आ जाएगा -a² बाई b, BE। अब इसी का सब चीज़ निगेटिव ये नीचे कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा मतलब -a² बाई b, -BE, एंड दिस इज a² बाई b -BE। तो ये आपको निकल गया, फोकस डायरेक्ट्रिक्स सारा हो गया। तो इस तरीके से इलिप्स में पूछा जाएगा। इलिप्स का जब भी इक्वेशन आएगा, इसका वर्टिसेज ये हो जाएगा 0,b, और ये हो जाएगा 0, ये माइनस में होगा 0,-b, एंड दिस इज 0,b। इधर हो जाएगा a,0, एंड दिस इज -a,-0। इस बार मेजर एक्सिस कौन है, तो y एक्सिस वाले, ये b' हो गया इसका मेजर एक्सिस,
और माइनर एक्सिस हो गया ए डैश, ये हो गया माइनर एक्सिस। तो ये खैर आपने एलिप्स देखा। नेक्स्ट हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला का तो बहुत मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि चूँकि इतना डिस्कशन हुआ तो एक और लास्ट डिस्कशन बच जाता है हाइपरबोला की। भाई हाइपरबोला में आप इक्वेशन देखे होंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन इस तरीके से जाता है, मतलब जिसमें पॉजिटिव है फोकस उधर होगा तो इसका फोकस इधर होगा, ए कॉमा 0, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। इसका डायरेक्ट्रिक्स सेम टू सेम एलिप्स की तरह ही होता है, लेकिन इसका इसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो ये एक्स इक्वल टू ए बाई ई होगा और ये एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई होगा। खैर इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है तो इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। ये इसमें ये जो पॉजिटिव वाला है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो वाई वाला है नेगेटिव वाला इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस इसमें माइनर और मेजर एक्सिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कंजुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस का है। यदि हम इस माइनस को यहाँ रख देंगे प्लस यहाँ कर देंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, वाई एक्सिस पर चला जाएगा इसका फोकस, ठीक है। तो अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करने हैं, मतलब हमको जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब हम आपको मतलब एलिप्स बताए, पैराबोला मैंने बताया, सर्कल भी मतलब स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब सारा हम देख लिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो सिलेबस है आपके मतलब काम का है, और ये इससे पहले वाला भी आप ही के काम का था तो मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने दिया है कई बार तो नहीं कर पाता है। वो चाहता है कहीं से भी 1 शॉट या 2 मिनट या 4 मिनट का कुछ ऐसा हो तो मतलब हो जाए बस, तो क्या किया जाए। बट वो सही भी नहीं है कि आप किसी तरह से स्किप करके पढ़िए। होना यही चाहिए कि पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए किसी भी टॉपिक पर। आइए अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होगा तो उसको आपका ग्राफ बनाने आना चाहिए। सबसे पहले भैया आपको इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये आपको कर्व दिया हुआ है, अब आपको देख करके तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये किस तरह का कर्व है, ठीक है। सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, जो भी है, और ये 2 लाइन दिया हुआ है एंड द लाइन दिस, ये 2 लाइन दिया हुआ है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, तो मैंने अभी अभी बताया है कि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू ये, तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा। x इक्वल टू 1 y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू 4 y एक्सिस के पैरेलल है, और प्लस साइड में इसी कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दूसरी बात y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये किससे मिलता जुलता है भैया, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो क्या हम इससे मिलता जुलता है कि नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, यहाँ पर 4a के जगह 1 लिखा हुआ है तो a का वैल्यू 1/4 हुआ। कहने का मतलब ये इससे मैच कर रहा है जो कि राइट हैंडेड पैराबोला था, तो ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। कहने का मतलब यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ, और ये पास करेगा ओरिजिन से। ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, 0 0 आप बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फोकस का भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ता तो हम अभी चूंकि लेटस रेक्टम रहता तो ज़रूरत पड़ता, अभी नहीं है। तो x इक्वल टू 1, तो देखिए x में 1 यूनिट जाना है और ऐसे करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, दिस इज x इक्वल टू 1। फिर बोल रहा है x इक्वल टू 4, तो x में 4 यूनिट जाइए, 4 यूनिट जाइए, तो 1 यूनिट गए हुए हैं, 2 3 4, 4 यूनिट गए और ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ से गए, ये पैराबोला ऐसे गया है और ये ऐसे गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी पहला क्वाड्रेंट में बोला गया है, मतलब आपसे केवल ये वाला एरिया पूछ रहा है भाई मेरे, ये वाला केवल एरिया पूछ रहा है। कभी कभी बोल देता कि ये पूरा एरिया निकालिए, मतलब एक्स एक्सिस नहीं लिखा रहता तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन दिस बिटवीन, तो ये पूरा हो जाता। तो ऊपर वाला निकाल के 2 से डबल कर देते, तो ऐसा नहीं कि इसका अलग से निकालते फिर उसका पॉजिटिव करते तब जोड़ते, क्योंकि जो इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो वही करते हैं कि मतलब ऊपर निकाल के 2 से डबल कर देते हो जाता। अभी जो पूछा कि केवल और केवल ऊपर वाला ही पूछा है, एक ही आंसर पूछा तो एक ही आंसर देंगे। देखिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा y dx
और मैंने क्या बताया था, लिमिट, ये वाला लाइन क्या था, x इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4। याद करिए मैंने क्या बोला था कि y के जगह फंक्शन रखना है x का फंक्शन, तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड दिस इज 1 से 4 dx, ये लिमिट x का है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो ये क्या है, x का पावर 1/2, 1 से 4 एंड दिस इज dx, ये हो जाएगा आपको x का पावर 3/2 एंड दिस इज 3/2, और लिमिट रख दीजिए 1 से 4। अब आपको क्या करना है, इसको पलटिएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 एंड दिस इज दिस, भैया 2/3 है, ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं, एंड दिस इज 3/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कटेगा तो 2/3 बनेगा, एंड 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 माइनस 1, दिस इज 2/3, 2 का पावर 3 माइनस होता है 8, 8 माइनस 1 7, तो ये बनने वाला है 14/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया का जो यूनिट होगा तो या तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो किलोमीटर स्क्वायर या जो भी, तो क्या यूनिट है वो तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो भी होगा स्क्वायर यूनिट में, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको वो पता नहीं है कि यूनिट क्या है, तो सीधा लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, कि जो भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा। कुछ लोग को वो भी नहीं पता है, कुछ लोग सीधा मीटर लिख देगा, कहेगा क्या लिखे, कुछ लोग नहीं लिखेगा, वो तो और महान है लिखेगा ही नहीं, लिखना चाहिए ये स्क्वायर यूनिट। वहीं पर वॉल्यूम रहता है तो क्या लिखते हैं, क्यूबिक यूनिट। ये बात छोटी सी है लेकिन बात गंभीर है, इम्पोर्टेंट बात है ना। खैर ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये एकदम सेम क्वेश्चन है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो इसको करना कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दिया हुआ है, तो आपको ग्राफ बना लेना है वाई स्क्वायर 9x का। तो ये किससे मैच कर रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के, 4a के जगह क्या है 9, 4a के जगह 9, a का वैल्यू 9/4। खैर अभी a का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से बनने वाला है, हो गया। अभी हमको फोकस का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स का जरूरी नहीं है, हो गया। और ये राइट हैंडेड पैराबोला है, दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। बोला x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 ये वाला लाइन होगा एंड दिस इज x इक्वल टू 4 ये वाला लाइन होगा। और बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आपको निकालना है, मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो भाई ये वाला एरिया पूछेगा तो इसका मतलब y dx लगा देना है। तो y dx रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया तो ये होना चाहिए y dx, और लिमिट x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 से लेकर के, तो x इक्वल टू आपका 4 तक जाएगा। y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप ऐसे ही रख दीजिए 9x एंड दिस इज dx, एंड 2 से 4, 9 को आप बाहर कर दीजिए, x dx एंड दिस इज 2 से 4, इसको आप 9 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज 2 से 4। अब आप इसको निकाल कैलकुलेट करके जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट में होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं और आप देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से बना पा रहे हैं। ये वाला ये चलिए हम आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा और कैसे, मतलब इक्वेशन दिया हुआ कैसे ग्राफ स्केच होगा वो समझते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये भैया अपवर्ड पैराबोला है, तो ये आपको अपवर्ड ऊपर की ओर बनने वाला पैराबोला है। तो इसका इक्वेशन बहुत ही आसान है, हम इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे, बना दिया। अब ये बोल रहा है y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि y इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो चूंकि पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगा, इसका लाइन कुछ इस तरीके से आने वाला है। ऐसे देखिए ये ऐसे जाएगा y इक्वल टू 2 और ये ऊपर बनेगा तो y इक्वल टू 4। और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया ये वाला किस क्वाड्रेंट में बोला है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो मैंने गलती कर दिया, तो आपको लेना है केवल ये वाला एरिया, इधर वाला। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो ये हो जाए आपको एक्स डी वाई हो गया। एक्स डी वहाँ था जब वाई एक्सिस पर था,
समझिएगा, जब एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता था तो वाई डी एक्स लेंगे, और जब वाई एक्सिस पर होगा तो क्या लेना होगा, एक्स डी वाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट वाई का रखेगा, वाई का लिमिट होगा 2 से 4। समझिएगा कि यदि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई ये फंक्शन हो और ये x इक्वल टू बी दिया हो और ये वाला एरिया पूछ रहा हो, तो एरिया क्या होता था, एरिया होता था वाई डी एक्स, ये कर्व होता था वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एरिया होता था वाई डी एक्स और लिमिट लगता था ए से बी हो गया। लेकिन यदि आपका कर्व ऐसे हो, इस तरीके से हो, और ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा हो, ये वाला एरिया पूछ रहा हो, तो ये जो कर्व मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, कोई बात नहीं है, ये y का लाइन होगा y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। यदि आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया होगा एक्स डी वाई, ध्यान दीजिएगा एक्स डी वाई, वहाँ था वाई डी एक्स, यहाँ था एक्स डी वाई, और लिमिट होगा वाई का वैल्यू ए से लेकर के वाई का वैल्यू बी तक। अब ये जो एक्स है, एक्स वाई के टर्म में रखना होगा, तो यहाँ वाई बराबर भले ही दिया हो, आपको कन्वर्ट कर देना है एक्स बराबर कोई फंक्शन आ जाएगा जी वाई, इस तरीके से जो भी फंक्शन होगा तो वो फंक्शन रख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वही काम यहाँ हो रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है, अपन को एक्स चाहिए तो स्क्वायर इधर हटेगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट वाई। अब सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस लिखना है, तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ बनने वाला है 2 से 4 और ये 2 रूट वाई डी वाई। अब आप इसको काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 से 4 और ये y का पावर 1/2 है एंड दिस इज डी वाई, तो ये 2 हो गया। इसको यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 से 3/2 एंड दिस इज लिमिट 2 से 4। अब आप इस लिमिट को पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, और ये काम आप भी कर सकते हैं। हाँ देखिए, आपको मैंने बताया था कि भाई या तो पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, सर्कल होगा, अभी एलिप्स आ गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं, आपको बना करके दिखाते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम आपको एक मतलब फार्मूला भी बताएंगे, वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे उससे। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस इलिप्स को। भाई ये जो इलिप्स दिया हुआ है, आप ज़रा देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो क्या हम ऐसा बोले कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1? क्या इस फॉर्म में है? यस ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू, एक ए स्क्वायर की बात किया जाए तो 16 है, तो ए केवल हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 4 दोनों आएगा। हम अभी मतलब 4 ले रहे हैं, आप प्लस माइनस 4 दोनों लिख सकते हैं। लिखिए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, बी का वैल्यू प्लस माइनस 3। समझिए यहाँ पर जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे, इट इज़ हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड इलिप्स। अब इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका इक्वेशन यदि आपको बनाना है, सॉरी इक्वेशन नहीं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ बना, और आपको ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये 4,0 है, एंड दिस इज -4,0 +4 -4, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 0,3 एंड दिस इज 0,-3। ये ग्राफ बना। आपसे पूछा गया है कि भाई ये पूरा इलिप्स का एरिया बताइए, तो हम लोग पूरा इलिप्स का एरिया बिल्कुल नहीं निकालने वाले हैं, हम बस इतना सा निकालेंगे। अब आप सोच रहे हैं पूरा पूछा है पूरा, तो आप इतना ही निकालिएगा तो आंसर गलत होगा। ऐसी बात नहीं है, जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये एरिया पहले निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है केवल इसका निकालेंगे और फिर उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया। अब इसका एरिया निकलेगा कैसे? तो आप देखिए ये जो एरिया बाउंडेड है, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो भाई एक कर्व है, कौन सा कर्व है? ये वाला कर्व आप देख रहे हैं, ये इलिप्स का कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं? तो ये y बराबर समथिंग है। अब y आएगा कैसे? यहाँ से आएगा, कैसे आएगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे ही रहा होगा y एक्सिस, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज x एक्सिस, ये x एक्सिस है।
भाई याद करिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि वाई एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो ये x इक्वल टू जीरो होता है। और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था, y बराबर जीरो। इसका ज़रूरत अभी नहीं है, अभी y का ज़रूरत है, तो ये मैंने लिखा। दूसरी बात, आपको ये वाला जो एरिया है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। और कहाँ से कहाँ तक एक्स में, तो एक्स में ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन, ये खड़ा लाइन, और ये जो दिया हुआ है ये एक्स इक्वल टू जीरो है। और एक और हमको लाइन चाहिए यहाँ, तो अब यहाँ तो दिया नहीं है, अब कुछ आप कहेंगे कि ये तो दिया नहीं हुआ है, दिया नहीं है, लेकिन हम लोग खुद से तो ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई, खुद से समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स में कितना यूनिट डिस्टेंस है, तो 4 यूनिट, तो ये हो गया आपको एक्स इक्वल टू 4। याद रखिएगा, यदि आपको इक्वेशन नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये इक्वेशन नहीं पता है और इसका डेप्थ नहीं पता है, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, आपसे सजेशन है, आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करके फिर बनाइए, फिर समझिए। ऐसे मैंने तो अभी इस लेक्चर में तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यदि आपको देखना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और आपके काम का ये हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि ये एरिया, ये जो एरिया बाउंडेड है, तो क्या वो वर्टिकल लाइन है, तो वो मैंने निकाल लिया। एक एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर हमको एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए, रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स, और लिमिट लग जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो x इक्वल टू जीरो से लेकर के x इक्वल टू 4। और क्या होगा, तो ये तो इतना ही का एरिया निकालना, हमको तो पूरा चाहिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 4 से मल्टीप्लाई। अब दूसरी बात 4, अब यहाँ पर देखिए ये 0 to 4 मैंने लिखा y, तो y कैसे निकलेगा, तो y आपको यहाँ से निकलेगा। ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है एलिप्स का, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन से आपको y निकालना, तो y कैसे निकलेगा वो समझिए। y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो ये y स्क्वायर बाई 9 है, तो y स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो जाएगा, आपको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9 बाहर आएगा तो 3 बाई 4, 3 अब प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 बाई 4 एंड दिस इज, चूँकि हम ऊपर वाला लिए हैं, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहने का मतलब यहाँ पर यही y आएगा 3 बाई 4, 3 बाई 4 इंटू 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। अभी हम आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब पहले देखिए वह एमसीक्यू में आपको काम देगा और यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा, आप देखिएगा, समझिएगा कि ये सही है या नहीं, मतलब आप चेक कर सकते हैं उसको लगा करके कि वो बात सही है कि नहीं। अब इसको तो हम बाहर कर देंगे, तो 4 इंटू 3 बाई 4 ये बाहर हो जाएगा, 0 से 4 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज रूट डी एक्स, 4 से 4 कटेगा तो 3 बना, 0 से 4। अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में स्पेशल इंटीग्रेशन याद होगा तो बताइएगा कि क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप इस वीडियो को रोक दीजिए और खुद से लिख करके दिखाइए कि क्या है इसका इंटीग्रेशन। याद है तो ठीक, नहीं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स बाई 2 होगा, यही चीज़ होगा, यही चीज़ होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ पर होने वाला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। भाई तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, 3 एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 लिखना है, यही चीज़ लिखना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब 16 बाई 2, और क्या होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए के जगह 4, और लिमिट जो है वो 0 to 4 है, तो 0 to 4 लिखा। ओ सॉरी आई एम सॉरी, लिमिट आपको x इक्वल टू 0 to, हाँ ठीक है सही, हमको लगा कि लिमिट 3 है, 0 से 3, तो 0 से 4। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अपर लिमिट यदि हम इसमें रखते हैं अपर लिमिट, तो 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 यहाँ रखिए, 4 रखिए तो 16 बाई 2 8 होगा, 4 रखेंगे तो 4 4 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 होगा, 4 4 कटेगा तो साइन इनवर्स 1 होगा, जो कि पाई बाई 2 होने वाला है।
तो साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2। तो यहाँ पर हम π/2 लिखेंगे। अब इसमें जीरो रखिए, जब जीरो माइनस, ये मतलब अपर लिमिट रखा, जब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो ये जीरो, यहाँ साइन जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब 3 और ये 4, तो 3 × 4 पाई, समझिएगा भैया, 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। एक चीज़ समझिएगा, एलिप्स का एक मतलब रिजल्ट है, ये तो अभी चूँकि लिए हैं, एलिप्स के इक्वेशन एरिया का एक रिजल्ट है। हमको पता है कि ये आंसर मेरा सही है, तो रिजल्ट क्या है ये ज़रा समझिएगा। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स बहुत ज़बरदस्त है। एरिया ऑफ इलिप्स ये होता है भैया π/AB, जहाँ पर ये आपका इक्वेशन, जब ये इक्वेशन दिया हो तब, मतलब x² / a² + y² / b² दिया हो, तो ये इसका आंसर है π/AB। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम चेक करते हैं कि ये जो आया है ये सही है कि नहीं। तो हियर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो मैंने बनाया है वो सही है कि नहीं। तो भाई हियर a का वैल्यू कितना है, तो a² आपका 4 है, a² 16 है, तो a का वैल्यू 4 हुआ, और b का कितना है, b² 9 है, तो b 3 हो गया। तो एरिया होने वाला है π/AB, तो π × 4 × 3, 3 4 जा 12 π² यूनिट, मतलब ये जो मैंने निकाला है नो डाउट सही है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यदि चूँकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती हो गया। हमको ही लगा था कि कहीं लिमिट गलत पुट हो गया, तो खैर वो माइनर मिस्टेक होता है कहीं कहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि ये जो इलिप्स है इसमें मेजर और माइनर एक्सिस होता है। तो जैसे मेजर एक्सिस बड़ा है, माइनर एक्सिस छोटा है। ज़रा सोचिए कि मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो जो ए है वही बी है, मान लीजिए जो ए है वही बी है, तो दोनों बराबर हो गया। तो पाई, ये जो π/AB लिख रहे हैं भाई, जब ये तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तब तो ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल में तो मतलब रेडियस आ गया, और रेडियस क्या होता है πr², πr²। भाई π/AB जो था π/AB, तो पाई a बराबर b हो गया, तो b के जगह b a ही हो गया, तो π/a², तो πr² हुआ कि नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ πr²। तो मतलब इलिप्स का स्पेशल केस है सर्कल। इलिप्स में यदि मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल कर दिया जाए तो फिर वो मतलब सर्कल बन जाएगा। तो जो जिस तरीके से इसका मान लीजिए भूल गए, तो आप याद रखिए कि π/AB वहाँ πr² था, तो r × r, तो यहाँ पर दो अलग अलग रेडियस, मतलब ये रेडियस है नहीं बल्कि मेजर और माइनर एक्सिस ए है, इधर बी, तो π/AB। खैर ये सब बात हुई, ये मैंने आपको बताया। ये फिर से इलिप्स का इक्वेशन आ गया, तो अब आप बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि x² प्लस, हाँ ये देखिए ये नया क्वेश्चन आ गया आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड इन दिस एंड द सर्कल। ये लिख दिया सर्कल, अभी ये लिख दिया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखेगा, कभी कभी बहुत बार ये नहीं लिखता है, सीधा लिख देगा बाउंडेड बाय द कर्व दिस, तब क्या करिएगा आप। तो खैर यहाँ तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर आसान कर दिया आपका काम, हमेशा आसान नहीं होगा। x² = y, x² + y² = 4 है, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज 2a², और ये किस फॉर्मेट में है, तो ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ x² + y² = रेडियस² विच इज इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और कौन सा सर्कल भैया, जिसका सेंटर जो है 0 0 ओरिजिन होता था। यदि आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बन गया, और ये 4 रेडियस 2 है, तो ये 2, 0 होगा, इधर होगा -2, 0, इधर होगा 0, 2 होगा, इधर होगा 0, -2 होगा, बन गया सर्कल। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x = √3y। अभी मैंने आपको बताया था लाइन पे एकदम ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। क्या हम इसको y = 1/√3 × x लिख सकते हैं कि नहीं, और यदि ऐसा लिखे तो आपको क्या दिखा, क्या ये y = mx दिख रहा है? यदि नहीं दिख रहा है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया है और अभी मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है।
तो ये y इक्वल टू एम एक्स, एम का वैल्यू क्या है भैया 1/√3 है, और ये ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर एम एक्स किससे पास करेगा, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। तो इसका इक्वेशन कुछ, और ये स्लोप पॉजिटिव है, देखिए एम ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होने वाला है। कहने का मतलब ये लाइन ऐसे जाएगा। अब जिससे ये बनेगा ही नहीं, सपोज ये बनेगा ही नहीं, तो ये कैसे उसका एरिया निकालेगा, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही रिक्वेस्ट किया है कि आपको ये ग्राफ आना चाहिए और ये कैसे प्लॉट होना चाहिए। यदि आपका लाइन इधर से उधर चला गया तो एरिया गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब हमसे पूछ रहा है, जरा समझिएगा क्या बोला इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा ये है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, और ये लाइन है, ये लाइन हो गया, और लाइन का इक्वेशन भी लिख लीजिए। चूँकि ये ऐसे लिखा हुआ था तो हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख लिए, ये हो गया, और फिर ये कर्व हो गया, इस कर्व के बीच में, ये लाइन के बीच में, और एक्स एक्सिस। तो क्या यही पूछ रहा है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स यही पूछ रहा है। अब ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, ये जरा देखिए, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये एरिया निकलेगा कैसे? ये एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे गया है, ये कुछ यहाँ पर एक कर्व हो गया, और एक ये वाला कर्व हो गया, दिस इज अनदर कर्व। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कर्व है, एक इधर वाला, ये तो सर्कल का हो गया, सर्कल का, और ये लाइन का। तो सर्कल वाला जो है ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, इसका क्या होगा? तो ये वाला तो दिया ही नहीं हुआ कि ये कहाँ कट किया है, ये वाला पॉइंट क्या है, लाइन सर्कल को कहाँ मीट कर रहा है, ये तो पता ही नहीं है। मतलब ये आपको निकालना पड़ेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, अभी तक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। ये पहला बार इस एक्सरसाइज में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर करना क्या होगा कि हमको पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तब जाकर के हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा कैसे? तो कुछ नहीं है, इस लाइन को और कर्व को सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जो एक्स का वैल्यू है, ये सर्कल में जाकर के पुट कर दीजिए। तो सबसे पहला काम ये आपको करना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, दिया भी नहीं है, वो आप देख रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट इसमें रखिए, सॉल्विंग लाइन एंड सर्कल, लाइन और सर्कल को आप सॉल्व करिए। मतलब टू फाइंड क्यों कर रहे हैं? तो इंटरसेक्शन पॉइंट, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई अब ये आएगा कैसे? देखिए, कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू इसमें रखिए, तो x के जगह √3y, तो ये स्क्वायर कर दीजिए, तो 3y² हो जाएगा प्लस y² इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4y² इक्वल टू 4, y² इक्वल टू मतलब 4 कट जाएगा, 1 हुआ, y का वैल्यू ±1 होगा। जब y का वैल्यू ±1 होगा तो x का वैल्यू होगा ±√3। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? जब 1 लेंगे मतलब एक होगा √3, चूँकि कोऑर्डिनेट x, y होता है तो x पहले लिखेंगे, √3, 1, और दूसरा -√3, -1। मतलब ये जो लाइन है और ये सर्कल है, एक दूसरे को दो जगह कट कर रहा है, एक दूसरे को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, जब यहाँ पे कट किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉइंट होगा, यहाँ का पॉइंट होगा √3, 1, और यहाँ जो कट किया है तो -√3, -1, मतलब ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, ये तो पॉइंट निकल गया। अब हमको करना क्या है? तो ये दो एरिया यहाँ निकलेगा, एक इधर वाला एरिया निकलेगा, यहाँ पर दो एरिया निकलेगा भैया, एक ये वाला एरिया निकलेगा, एक ये वाला एरिया निकलेगा, और एक एरिया निकलेगा इधर वाला, एक एरिया निकलेगा इधर वाला, ये वाला आपको एरिया दिख रहा होगा, एक इधर वाला एरिया निकलेगा। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया A1, और ये नाम रख दिया A2, A1 A2। तो मेरा अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हमको बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर समझिएगा, रिक्वायर्ड एरिया
रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपको वाई डी एक्स, मतलब A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो A1 क्या होगा ये ज़रा समझिए, A1 हो जाएगा आपको वाई डी एक्स और A2 भी होगा वाई डी एक्स, दोनों का y अलग अलग है, लिमिट अलग अलग है। ये लिखने के बाद अब हमको y का वैल्यू पुट करना है। तो अब देखिए y कैसे पुट होगा, तो अब देखना है दो रीजन है, तो इधर वाला एक रीजन है कि इधर वाला रीजन है। तो इधर जो y है तो ये स्ट्रेट लाइन का y रखेगा, और इधर वाला जो एरिया है वो किससे बना है, सर्कल से, तो सर्कल का y। अब इसका स्ट्रेट लाइन का तो बहुत आसानी से लिखा जाएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं y, ये 0 से √3 हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, चूँकि यहाँ पर स्पेस कम है तो मैंने इधर लिख दिया y 0 से √3। अब y स्ट्रेट लाइन का देखिए क्या है, 1/√3, एंड दिस इज 1/√3 इंटू x। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको x dx, और दूसरा जो दिया हुआ है सर्कल का y, तो सर्कल से y कैसे निकलेगा वो जरा समझ। तो यहाँ से y² इक्वल टू हो जाएगा 4 - x², तो y हो जाएगा हम लोग को 4 - x² का रूट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको अबव द एक्स एक्सिस निकालना है तो केवल पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे। तो √3 से √3 से 2 तक, और y का वैल्यू वहाँ से लिखिए, तो 4 - x² एंड दिस इज dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 1/√3 को बाहर कर देंगे, x का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा x² 2 एंड दिस इज 0 से √3। अब ये यदि आपको याद होगा तो 4 - x², ये इस फॉर्म में चला जाएगा, a² - x², इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी जस्ट बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में, x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ a के जगह मेरा 2 है, क्योंकि a² तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 a के जगह 2। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हैं x/2, तो x/2 वही चीज़ जो क्वाड्रेटिक में है वही लिखिए, 4 - x² प्लस a²/2, तो 4/2 लिखाएगा, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/2 लिखाएगा, और जो लिमिट है वो लिमिट रख दीजिए √3/2। तो भाई 1/√3 हुआ, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3/2 हुआ, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए प्लस 2 रखेंगे इसमें, तो 2 रखेंगे तो भाई ये 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2, और साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 1 होगा, तो 1 लिखा, माइनस, अब हम लोग को लोअर लिमिट रखना है, तो √3 रखेंगे, तो √3/2 यहाँ पर रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 - 3 1, तो 1 होने वाला है, प्लस यहाँ √3 रखना है, तो 2 2 जा 4 2 होगा, साइन इनवर्स √3/2, और कुछ इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा, आपको ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर √3/2 प्लस ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, चूँकि 90 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, और 90 डिग्री को आप π/2 रेडियन लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपको √3/2, और यहाँ 2 माइनस 2, और साइन इनवर्स √3/2 जो कि 60 डिग्री, और ये होगा आपको π/3, ये π/3। यहाँ से देखिए ये कैंसिल होगा, दिस इज 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस 2 π/3, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 3 पाई माइनस 2 π/3, 3 पाई माइनस 2 π/3, तो यह हम लोग को मिल जाएगा π/3, और ये चूँकि एरिया है तो इतना स्क्वायर यूनिट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से अब वो सर्कल आ गया, तो अब आप ये बना सकते हैं, ये पैराबोला हुआ, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये भी आपसे बन जाएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला और द मॉडुलस एक्स, पैराबोला एंड द लाइन। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरीके से। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे हम उम्मीद करेंगे कि इसको आप बनाइएगा। हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ।
चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।